हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th में हम लोगों ने सेट थ्योरी रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट किया था। तो क्लास 11th में जो रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग पढ़े थे उसका भी यहाँ पे यूज है क्लास 12th में। तो क्लास 12th का जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसको स्टार्ट करने से पहले क्लास 11th का जो भी रिलेशन एंड फंक्शन और सेट थ्योरी से जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है पहले हम लोग इस पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेट थ्योरी की, है ना। तो सेट्स हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में। तो हम लोग सेट पूरा पढ़ेंगे नहीं, हम लोग बस इतना जानेंगे कि हमें क्या क्या यहाँ पे यूज है, जो जो यहाँ पे यूज होने वाला है क्लास 12th में। बस मैं इतना बता के फिर आगे मैं बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग सेट्स की बात कर लेते हैं। तो सेट्स होता क्या है, सेट्स क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट बोलते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है। जैसे मान लो कोई ए सेट है, हमने बोल दिया द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, है ना, ऑफ इंडिया। तो बताओ क्या ये सेट है। तो हमने क्या लिखा, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो गुड क्रिकेट प्लेयर्स है वो क्या होगा, उसका सेट क्या होगा, कलेक्शन क्या होगा। तो आप बोलोगे कोई कुछ और नाम लेगा, जैसे कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा MS धोनी, कोई कुछ और बोल सकता है, कोई कुछ और बोल सकता है ना। यानी कि यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, किसी को भी कोई गुड मान सकता है ना। सबका चॉइस अलग अलग होगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड बोलने का मतलब अगर हम लोग कुछ क्राइटेरिया लगा देते हैं कि जिसने इतना सेंचुरी मारा हुआ है उसको हम लोग गुड क्रिकेट बोलेंगे, है ना। तो ये एक क्राइटेरिया लगा दिया। तो जब हम अगर कोई क्राइटेरिया लगा दें, कुछ लिमिट लगा देंगे, तो कुछ पर्टिकुलर लोग ही इसमें आएंगे, है ना, और सभी का आंसर सेम होगा। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया बोल देने से सबकी चॉइस अलग अलग होगी, सही है ना। तो ये सेट नहीं है। जैसे मैं बोल दूं, जैसे कोई एक और सेट ले लेते हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर। अगर हमने इवन इंटीजर का कलेक्शन लिया तो इसके अंदर कौन कौन आएगा, इसके अंदर आएगा 2 4 6 8 9 सॉरी 8 10 11 8 10 12 14, इस तरह से नंबर्स आएंगे और सबका आंसर सेम ही आएगा। सभी लोग यही बोलेंगे 2 4 6 8 10, इस तरह से बोलते रहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये भी एक कलेक्शन ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन इसमें क्या है, वेल डिफाइंड है, यानी कि इवन इंटीजर है। इसका मतलब ये सेट है, बी जो सेट है, ए सेट नहीं है। सेट होने के लिए ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे सेट किसको बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन है सेट को, इसको हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, चूंकि अगर आपको पिछले वाली चीजें नहीं पता रहेगा तो आपको आगे की चीज समझ में नहीं आएगा, सही ना। अगर आप पढ़ चुके हो क्लास 11 तो अच्छी बात है, आपको याद आ जाएगा, और अगर आप नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आपको पूरा समझ में आएगा। आप वीडियो ज़्यादा ध्यान से देखना। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, तो रिप्रेजेंट हम लोग दो तरीके से कर देते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, अब दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, दो तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते थे। देखो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, किसी भी सेट को आपको ये पता होना चाहिए, सेट को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल A कैपिटल B इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ए हमने कोई सेट लिया, रोस्टर फॉर्म में क्या होगा कि जितना भी एलिमेंट होगा, जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, उसको यहाँ पर दिखाना होगा, कॉमा से सेपरेट करके लिखना होगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया क्या 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने नंबर लिख दिया, सही है ना। तो ये क्या है, एक सेट है, इसमें एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, एलिमेंट है।
तो सभी एलिमेंट को मैंने यहाँ पे दिखाया है और ब्रैसेस के अंदर लिखा है कॉमा से सेपरेट करते हुए, सही है। तो इस फॉर्म में अगर लिखा जाए सेट को तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और इसी सेट को मैं दूसरे तरीके से लिखूं, जैसे मान लो कि इसी सेट को देखो मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा, आप ध्यान से देखना। लेकिन यहां पे सभी एलिमेंट को नहीं दिखाएंगे, यहां पे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को यहां पे दिखाएंगे। जैसे देखना ध्यान से, आपको करना क्या है, एक वेरिएबल यूज करना है, कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हो। मैंने यहां पे एक वेरिएबल x यूज किया है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां बोलेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू ये नंबर कैसा है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, आप इसको इंटीजर भी बोल सकते हो, आप इसको नेचुरल नंबर भी है ना, पॉजिटिव इंटीजर भी है ना। तो सबसे बढ़िया क्या होगा, नेचुरल नंबर ले लेते हैं, है ना। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि कैपिटल N से डिनोट करते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर बोलने से तो सभी नेचुरल नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर के 6 तक ही रोका गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंड नेचुरल नंबर जो होना चाहिए वो लेस इक्वल 6 होना चाहिए, यानी 6 से छोटा या 6 के बराबर होना चाहिए। तो आप समझ गए कि कोई भी नेचुरल नंबर जो 6 या 6 से छोटा रहे वो कौन कौन हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो सकता है ना। हमने यहाँ पे 6 तक लिया है। तो इस वाले सेट में और इस वाले सेट में क्या अंतर है, दोनों में एलिमेंट सेम है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। इसमें सभी एलिमेंट को हमने दिखाया है, इसमें एलिमेंट को हमने नहीं दिखाया, इसी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को यहां पे बताया गया है, सही है ना। तो ये भी सेट है, ये भी सेट है, बस ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है और ये रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो उम्मीद आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। अब देखो, अगर किसी ने बोला कि 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या कहलाएगा, तो ये सब एलिमेंट कहलाएगा, किसका, सेट ए का। जैसे मान लो हमें बोलना हो 3 जो है वो एलिमेंट है सेट ए में, तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि 3 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये जो लिखा हुआ ये जो इस तरह सिंबल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, या तो आप एलिमेंट बोल सकते हो या फिर आप इसको बिलोंग्स टू बोल सकते हो, है ना। इसको आप बिलोंग्स टू भी बोल सकते हो, बिलोंग्स टू। ये सब आप लोगों ने क्लास 11th का सेट थ्योरी में पढ़ रखा है। क्या बोलेंगे, 3 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, या फिर 3 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अच्छा, मान लो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। जैसे मान लो इसमें देखो 7 नहीं है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे 7 जो है वो एलिमेंट नहीं है सेट ए का, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो सेम आप समझ गए इस तरह को, यानी कि ये जो बिलोंग्स टू सिंबल है इसका मतलब क्या है कि 3 बिलोंग्स टू ये, 3 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक ऐसा सेट लेते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो उसको नल सेट बोलते हैं। वो कैसा दिखेगा, तो नल सेट के लिए आप सिर्फ ब्रैसेस लिख के छोड़ दो, तो आप देखो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, सही है। तो इसको क्या बोलेंगे, नल सेट। इसको क्या बोलेंगे, नल सेट, ठीक है। नल सेट बोल सकते हो या फिर एम्प्टी सेट बोल सकते हो, एम्प्टी सेट। और इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, या तो सिर्फ आप ब्रैसेस लिख के छोड़ दो, या सिर्फ आप ऐसा फाइल लिख के छोड़ दो, सही है। तो इसमें क्या कहलाएगा, ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसको हम लोग नल सेट बोलते हैं या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, जैसे मान लो इस सेट में कितना एलिमेंट है, तो टोटल 6 एलिमेंट है। अगर हमें बताना हो कि इस सेट में 6 एलिमेंट है, तो उसको लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 6, है ना। सेट ए में 6 एलिमेंट है, क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 6, यानी कि इस सेट में कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए को हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, सही ना। किसी ने पूछा कि सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है, तो कार्डिनल नंबर का मतलब यह हुआ कि सेट ए में कितना एलिमेंट है ना। तो कार्डिनल नंबर इसी को बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। किसी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट को ही कार्डिनल नंबर बोलते हैं, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आपने क्या क्या सीखा, सेट क्या होता है, 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, सही ना। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, ये इस सिंबल का क्या मतलब होता है ना, और इस सिंबल का क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 6। कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, है ना। सेट में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसी को हम लोग कार्डिनल नंबर बोलेंगे, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ। अच्छा, नल सेट क्या होता है कि किसी सेट में
ऐसा मतलब कोई भी एलिमेंट हो ही नहीं, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, या फिर उसको सिर्फ फाइव से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तो अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे सबसेट पे। तो नल सेट आप समझ चुके हो, अब हम लोग बात करेंगे सबसेट पे। ठीक है, कि सबसेट होता क्या है, और सबसेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि रिलेशन में बहुत ज़्यादा यूज होगा सबसेट का। तो आप जरा ध्यान से सुना कि सबसेट होता क्या है। एक होता है सबसेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो मैं आपको दोनों समझाता हूँ, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो सबसेट, ठीक है, सबसेट्स। अब ये होता क्या है, तो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, है ना। इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं इस तरह से कि ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, इस तरह से लिखा जाता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या, वो सुनना ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ, सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है तो सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट कहलाएगा। तो यहां पे इसका क्या मतलब है, इच एंड एवरी elements of set A are in set B, है ना। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है, इसका मतलब ये हुआ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो आप क्या पढ़ोगे कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, जैसा हमने बोल दिया ए सेट में जो एलिमेंट है वो है 2 5 6, ठीक है। और एक बी सेट ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने दो सेट लिया। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है 2 5 6, और एक सेट बी है इसमें 8 एलिमेंट है 1 से 8 तक। तो आप क्या देख रहे हो कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए का हर एक एलिमेंट बी में है, इसलिए क्या कहलाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, एक एग्जाम्पल तो ऐसा हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि मान लो ए सेट में जो एलिमेंट है वो है 2 3 5 6, ठीक है। और बी जो सेट है उसमें है 2 3 6 एंड 5। तो आप देखो ए सेट का हर एक एलिमेंट बी में है और बी सेट का भी हर एक एलिमेंट ए में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है। सही। यहां पे और भी देखो, बी जो है वो भी क्या है, सेट सबसेट ऑफ ए है, बी का भी हर एक एलिमेंट ए में है, तो हम लोग बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सही है। और कभी भी ऐसा हुआ कि ए अगर सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, यानी दोनों एक दूसरे का सबसेट हो, तो 100% वो दोनों सेट क्या होता है, इक्वल होता है। सही ना। तो ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट। ठीक है, दो सेट इक्वल कब होगा, जब ये दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा, ए का हर एक एलिमेंट बी में, बी का हर एक एलिमेंट ए में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब यहां पे एक बात आता है एक प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, तो वो सुनना क्या होता है। एक है प्रॉपर सबसेट, अब ये क्या होता है वो ध्यान से सुनना। प्रॉपर सबसेट, मान लो कि इफ ए सेट ए इफ सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सही ना। अगर ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिखते कैसे वो सुनना। इसको लिखते हैं इस तरह से, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं। यहां पे इक्वल टू नहीं आता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में ना हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, each and every element of set A are in set B, but at least one element of
एलिमेंट ऑफ सेट ए नॉट इन बी, नॉट इन ए, नॉट इन ए। कहने का मतलब कि ए का हर एक एलिमेंट, ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट में होगा, लेकिन कम से कम बी सेट में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट ए में ना हो, यही लिखा हुआ। बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए नॉट इन सेट बी, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी नॉट इन ए, कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा होगा जो सेट ए में ना हो। सही है। तो अब देखो, अब इन दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करो। ये क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये क्या है, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जैसे ही ये चीजें आपके सामने आएगा, आप इसको क्या पढ़ोगे, आप ऐसे बोलना कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है बस, और सेट ए सेट बी बराबर भी हो सकता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कुछ ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है जो इसमें ना हो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस इतना ही बोलना है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होगा, बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। लेकिन जैसे ही ये सिंबल आया कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें बोलना पड़ेगा कि ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, और कम से कम बी में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। सही है ना। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ये सबसेट कहलाएगा। प्रॉपर सबसेट में क्या, दो चीजें, ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी भी सबसेट को, यानी कि प्रॉपर सबसेट को हम सिर्फ सबसेट भी बोल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग प्रॉपर सबसेट को सिर्फ सबसेट भी बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सभी प्रॉपर सबसेट कहलाता है, लेकिन सभी सबसेट जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं आगे, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे किसी भी सेट का कितना नंबर ऑफ सबसेट बन सकता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन में ये काम आएगा, है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी सेट का कितना नंबर ऑफ सबसेट हो सकता है। देखो, हमने एक सेट लिया है, सेट ए, इसका हमें सबसेट बताना है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग बात करने वाले नंबर ऑफ सबसेट की। नंबर ऑफ सबसेट, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, किसी सेट का नंबर ऑफ सबसेट हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसको जरा ध्यान से देखो। मान लो हमने एक सेट लिया ए, इसमें एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो सिर्फ हमने एक ही एलिमेंट लिया है। ठीक है, तो इसका सबसेट क्या होगा। तो देखो, पहले तो आप ये याद कर लो, दुनिया में जितना भी सेट है सबका पहला सबसेट फाई, मतलब नल सेट। तो आप बोलोगे सर देखिए, इसका जो जितना भी सबसेट बनने वाला वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, सभी को लिखेंगे। तो पहला सबसे कौन आएगा, फाई आएगा। ठीक है, दूसरा कौन होगा, तो जो पहला एलिमेंट है वो, है ना, बस यही दो सबसेट हो सकता है सेट ए का। अब बोलोगे सबसेट क्या होता है, तो देखो इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सबसेट। सही ना। तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे तो एलिमेंट है ही, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें एलिमेंट है, तो ये इसमें काउंट होता है। सही है, ये आपको याद रखना है कि फाई जो है किसी भी सेट का सबसेट होता है, ये आपको याद कर लो। अच्छा, अब देखो इस सेट की बात करो, तो इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब ये जो सेट है इस सेट का सबसेट कहलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कितना सबसेट आया, दो सबसेट आया, एक और दो। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आया, दो आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, इस बार हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक ए एक बी, है ना। एक ऐसा सेट लिया हमने, दो एलिमेंट लिया, इसका अगर सबसेट पूछे कि सबसेट इसका क्या होगा, इसका सेट को बी नाम दे देते हैं, है ना, बी नाम दे देते हैं। सबसेट ऑफ सेट बी, इसमें इसका कौन कौन सबसेट हो सकता है, तो पहला सबसेट कौन, फाइव। दूसरा सबसेट कौन बनेगा, इस एलिमेंट, एक एलिमेंट को लेकर के एक सेट बना दो, तो ये भी सबसेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो ये क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ सेट बी कहलाएगा। अच्छा, अगला सिर्फ एलिमेंट बी को डाल दो, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा सेट बी का। अच्छा,
अब एक बार दोनों को डाल देते हैं, ए और बी, यानी इस कंप्लीट सेट को हमने डाल दिया, तो इसका भी हर एक एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब ये जो चारों आपको दिख रहा है, ये चारों क्या है, सेट बी का ही सबसेट है। तो हमने नंबर ऑफ सबसेट कितना दिखा, नंबर ऑफ सबसेट कितना मिल गया, 4 मिल गया, है ना, 4। तो इस 4 को हम लोग 2 के पावर 2 बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 है तो यानी 2 के पावर 1 बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और लेते हैं। मान लो हमने एक सेट सी लिया, इसमें हम लोग 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी एंड सी, 3 एलिमेंट ले लिया। इसका सबसेट पूछे कि सबसेट क्या होगा, सबसेट्स ऑफ सेट सी। सी सेट का जितना भी सबसेट हो सकता है सबको लिखना है। तो पहला सबसेट कौन होगा, 5। दूसरा कौन होगा, ए, है ना, सेट ए। फिर अगला क्या होगा, सेट बी, है ना, बी के एलिमेंट को डाल देंगे। फिर अगला क्या आएगा, सी। फिर अगला क्या आएगा, अब सिंगल सिंगल तो डाल दिए, अब डबल डबल एलिमेंट डालते हैं ना पेड़ में, तो ए बी ले लेते हैं। फिर अगला बी सी ले लेते हैं। फिर अगला ए सी ले लेते हैं। और फिर अगला सभी एलिमेंट को ले लेते हैं, ये भी तो एक सेट होगा। तो आप देखो सभी क्या है, सभी सेट है, और ये सभी सेट का एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। देखो इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब ये सबसेट है। इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें है, यानी कि ये भी क्या है, इस सेट का सबसेट है। इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें है, यानी ये भी क्या है, सबसेट है इसका। इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें है, ये भी क्या है, इसका सबसेट है। इसी तरह से आप सभी को देखो, सभी क्या है, सेट है, और उन सभी सेट का हर एक एलिमेंट सी सेट में है, इसका मतलब ये सभी क्या है, सबसेट है, किसका, सेट सी का। यानी कि जितना पॉसिबल सबसेट हो सकता है वो सभी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब जरा काउंट करके बताओ कितना सबसेट मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट मिला। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू कितना मिला, 8। 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जरा नोटिस करो कि देखो अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना था, 1 था। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना है, एलिमेंट इन बी कितना है, 2 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना है, 3 है। तो आप देखो अगर सेट में एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या बना, 2 के पावर 1 बना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना बन रहा है, 2 के पावर 2। अगर सेट में 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बना, नंबर ऑफ सबसेट कितना बन रहा है, 2 के पावर 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ गया। क्या फार्मूला निकल के आया कि नोट में, है ना, आप नोट में लिखोगे पहला कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया, 2 के पावर n। अब आप बोलोगे n क्या है, तो n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे लिख देते हैं n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी किसी ने पूछा कि मान लो एक सेट में 4 एलिमेंट है तो उसका कितना सबसेट बन सकता है, तो 2 के पावर 4। किसी सेट में मान लो 5 एलिमेंट है तो कितना सबसेट बन सकता है, 2 के पावर 5। इसलिए फॉर्मूला क्या निकल गया, 2 के पावर n। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में, मान लो किसी ने पूछा कि इस बार नंबर ऑफ सबसेट ना पूछ करके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बोले कि किसी सेट में कितना नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बन सकता है। तो आप सुनना कि प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हो कि इक्वल नहीं होना चाहिए, दूसरे वाले सेट में हमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो पहले वाले में ना हो। जैसे कि मान लो हमने ये सेट ले लिया, कौन सा, सी, ठीक है। इसमें इतना सारा सबसेट है, तो आप देखो ये जो सेट है इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट है। कहने को ना बराबर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो इसका मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा बराबर वाला सेट आया है इसको हमें हटाना पड़ेगा, किसके लिए, प्रॉपर सबसेट के लिए। इसको अगर हम हटा दें तो ये जो सबसेट कहलाएगा, ये सभी सबसेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट है, सही है। तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट के लिए एक सबसेट हमें हटाना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो सेट बी की बात करें तो ए बी, यानी कि इसको अगर हम हटा दें तो ये जो सबसेट निकल के आएगा ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है और इसमें कुछ ऐसा भी एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर सबसेट है। लेकिन ये जो है इसका हर एक एलिमेंट इसमें है और इसका भी हर एक एलिमेंट इसमें है। लेकिन प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा भी एलिमेंट होना चाहिए जो इसमें ना हो।
तो इसके साथ तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये वाला प्रॉपर सबसेट के लिए हटाना पड़ेगा, प्रॉपर सबसेट के लिए हटाना पड़ेगा। तो यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया कि अच्छा जितना नंबर ऑफ सबसेट होता है उसमें से एक हटा दो तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकल के आता है। तो यहां पे हम लोगों ने फॉर्मूला जनरेट कर दिया क्या कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू कितना 2 के पावर n - 1, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, लेकिन नंबर ऑफ सबसेट बोलेगा तो 2 के पावर n समझेंगे, सही है ना। तो ये जो चीजें हैं कभी कभी क्लास 12th में भी ये डायरेक्ट पूछ देता है, हालांकि ये चीजें 11th में पढ़ना था लेकिन क्लास 12th में भी कई बार पूछा हुआ है, सही है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सही है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, यानी कि अगले टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूं, यानी कि अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर किसी भी सेट का सबसेट बताना हो, नंबर ऑफ सबसेट बताना हो तो 2 के पावर n लिखेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन की, है ना, यानी कि अब हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक पे इन कर रहे हैं। अच्छा, रिलेशन को समझने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब अगला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनना। तो यहां पे मान लो ए सेट हमने ले लिया, इसमें एलिमेंट है a, b। एक बी सेट ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट डाल लेते हैं, चलो 1 2 3। ये हमने दो सेट ले लिया ए और बी। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है, यानी कि ए क्रॉस बी देखना है, ठीक है। तो इन दो सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो सुनना। आपको क्या करना है कि ऑर्डर पेयर बनाना है। ऑर्डर पेयर समझते हो, इस तरह से जैसे देखो ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा इन सब के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, जैसे 1 ए कॉमा 1, फिर अगला क्या आएगा ए कॉमा 2, फिर अगला क्या आएगा ए कॉमा 3। अब क्या आएगा, अब बी कॉमा 1, तो यहाँ पे बी कॉमा 1, फिर अगला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा बी कॉमा 2, अगला क्या आएगा बी कॉमा 3, सही ना। तो ये आया ए क्रॉस बी, जो कि निकालना बहुत ही आसान है, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर मान लो किसी ने पूछा कि बी क्रॉस ए निकालो तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला एलिमेंट बी का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट ए का होना चाहिए, है ना। तो बी पहले, तो पहला एलिमेंट बी का होना चाहिए, यानी कि 1 कॉमा ए लिखेंगे, तो 1 कॉमा ए, फिर अगला आएगा कॉमा 1 कॉमा बी, सही ना, फिर अगला आएगा 2 कॉमा ए, फिर अगला आएगा 2 कॉमा बी, फिर अगला आएगा 3 कॉमा ए, फिर अगला आएगा 3 कॉमा बी। ये आया हमारा एलिमेंट्स। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो कि दो सेट को हम लोग कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो जो पहले होगा पहला एलिमेंट उसी सेट का होना चाहिए, जो बाद में होगा दूसरा एलिमेंट उसी सेट का होना चाहिए। अब आप हमें ये बताओ कि ये जो 1 है इसको हम क्या बोलेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सब चीजें ब्रैकेट के अंदर ये दिख रहा है, इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं और ऑर्डर पेयर बोलेंगे, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर में है। तो यहाँ पे 1, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब ऑर्डर पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर, ये सब ऑर्डर पेयर है, सही ना। चूंकि दो है ना तो इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। और अगर ब्रैकेट के अंदर 3 चीजें होता है, जैसे ए बी सी होता है, तो इसको हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट्स बोलते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे यूज नहीं है तो इसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है, ऑर्डर पेयर में है, और ये सभी क्या है, ए क्रॉस बी सेट का एलिमेंट्स है, सही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, इसमें जो एलिमेंट पाया जाएगा वो एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होगा। कैसे होगा, ऑर्डर पेयर में होगा, सही है ना। अच्छा, अब यहां पे देखो, अब एक चीज और है कि ए क्रॉस बी में जो आपको एलिमेंट दिख रहा है और बी क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स दिख रहा है, यानी कि जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स है, क्या वो दोनों सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे a, 1 और 1 कॉमा ए, इन दोनों ऑर्डर पेयर को इक्वल नहीं बोलेंगे, सही ना। इसका नाम ही ऑर्डर पेयर, ऑर्डर में होना चाहिए।
तो यहाँ पे A,1 और 1,A ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम नहीं है, सही है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों सेम नहीं है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A भी इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, A क्रॉस B और ये इक्वल नहीं होता है B क्रॉस A के, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और बताओ, अगर कोई पूछे कि A क्रॉस B क्या है तो आप बोलोगे सर ये एक सेट है, सही ना, ये भी तो एक सेट है। तो इस सेट में कितना एलिमेंट है, तो आप बोलोगे अच्छा जितना भी ऑर्डर पेयर है वो सभी एलिमेंट की तरह काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि कोई पूछे तुमसे कि A क्रॉस B में कितना एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 6 एलिमेंट है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, सही ना। अब B क्रॉस A में कितना एलिमेंट है, तो इसमें भी आप देखो 6 एलिमेंट है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B क्रॉस A तो बराबर नहीं होता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A, ये बराबर होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है ना। एग्जैक्ट दोनों सेट इक्वल नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आपको कोई ऐसा बोल दे कि बताओ जी ए सेट में कितना एलिमेंट है, तो आप बोलोगे सर ए में तो 2 ही एलिमेंट है। बी सेट में कितना एलिमेंट है, तो बी सेट में आपके पास 3 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, है ना, ऐसा ही तो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, सही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के बराबर होगा। आप देख सकते हो 2 3 जा 6, देखो 6 आया, सही है। तो ये जो इस पे क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मान लो इस तरह से एलिमेंट दिया हुआ है कि 1 2 4 5, है ना, और बी सेट दे दिया है, बी सेट दे दिया 3 4 6। तो पूछे ये कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा। तो क्या हमें इन दोनों का क्रॉस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की जरूरत है, नहीं, डायरेक्ट बोल सकते हैं। इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 लिख देंगे इनटू इसमें कितना एलिमेंट 3, तो इसको 4 इंटू 3 कर देंगे, यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो अब देखो, अब यहां पे हम लोग ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं इसी का यूज करेंगे रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो रिलेशन को डिफाइन करने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है। देखो, मान लो कि एक सेट लिया हमने, इसमें एलिमेंट्स ले लेते हैं ए कॉमा बी, एक सेट ले लेते हैं बी, इसमें एलिमेंट रख देते हैं 2 3 और 5 को हमने रख दिया, सही है। और मैंने आपसे पूछा कि आप ए क्रॉस बी बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए क्रॉस बी निकालना तो बहुत ही आसान है, ए क्रॉस बी तो एक सेट ही होगा। हाँ, ये अलग बात है उस सेट में जितना भी एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर में होगा। किस पेयर में, ऑर्डर पेयर में। तो पहले ए है तो पहले ए सेट का एलिमेंट रखेंगे, तो ए कॉमा 2, तो ए कॉमा 2, अगला क्या लिखेंगे ए कॉमा 3, ए कॉमा 3, अगला क्या लिखेंगे ए कॉमा 5, ए कॉमा 5, फिर अगला क्या लिखेंगे बी कॉमा 2, तो बी कॉमा 2, अगला क्या होगा बी कॉमा 3, बी कॉमा 3, फिर अगला क्या होगा बी कॉमा 5, बी कॉमा 5, ठीक है ना। तो ये हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब आप बताओ कि ए क्रॉस बी भी तो एक सेट है, तो इस सेट में कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना है, 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर ये एक सेट है तो इसका कितना नंबर ऑफ सबसेट बन सकता है, ये भी तो पूछा जा सकता है ना। तो इसका अगर हम बात करें, हम लोग पहले सबसेट की बात कर लेते हैं कि इसका कितना सबसेट बन सकता है। तो सबसेट तो बहुत सारा बन सकता है। पहला सबसेट 5 होगा, दूसरा सबसेट हम लोग ये ले लेंगे। जैसे मैं इसका कुछ आपको सबसेट निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है ना। सम सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी। जैसे कोई पूछे कि ए क्रॉस बी का 2-4 सबसेट आप मुझे बता दो क्या आएगा। तो देखो, मैं आपको सबसेट दिखाता हूँ। पहला तो 5 ले लेंगे, है ना, 5,
है ना। फाई क्या है, फाई सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगला अगला हम लोग बोलेंगे कि एक सेट ले लेते हैं जिसमें ऑर्डर पेयर डाल देते हैं A, 2 को। तो आप देखो ये भी एक सेट है, इस सेट में जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर में है, तो इसका हर एक एलिमेंट इस वाले सेट में है, तो इसका मतलब ये जो सेट है A क्रॉस B का सबसेट है। अच्छा, और क्या ले सकते हैं, और हम लोग ले सकते हैं ऐसा A, 2 A, 3 कर लेते हैं। तो आप देखो ये भी क्या है, सबसेट है, किसका, सेट A क्रॉस B का। यानी कि इस तरह से बहुत सारा सबसेट बनाया जा सकता है A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B का कितना नंबर ऑफ सबसेट बन सकता है इस तरह से, तो बहुत सारा सबसेट बन सकता है। तो उसको अगर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A क्रॉस B, A क्रॉस B का कितना नंबर ऑफ सबसेट बन सकता है, तो 2 के पावर n लिखेंगे। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आप बताओ A क्रॉस B में कितना एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। और ये 6 कैसे आया था, तो ये 6 इस तरह से आया था कि A सेट में 2 एलिमेंट है ना। A सेट में कितना एलिमेंट है, 2, और B सेट में कितना एलिमेंट है, 3, है ना। तो ये जो 6 आया है 2 इंटू 3 से आया है ना, 2 इंटू 3। आप इसको ऐसा समझ सकते हो, 2 के पावर 2 इंटू 3 यानी कि 2 के पावर 6, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट। तो इसका मतलब एक जनरल फॉर्मूला अगर हम लोग बनाएं कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A क्रॉस B का नंबर ऑफ सबसेट लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर m इंटू n। m क्या है, तो यहाँ पे जो m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, है ना। हम लोग A सेट में जितना भी एलिमेंट होगा उसको डिनोट कर रहे हैं m से, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट बी में जो जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट उसको हम n से डिनोट कर रहे हैं। तो A क्रॉस B का नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 के पावर m इंटू n, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे, यानी कि रिलेशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स और उससे रिलेटेड नंबर ऑफ सबसेट, यानी A क्रॉस B का नंबर ऑफ सबसेट पूछे तो क्या बोलेंगे, 2 के पावर m इंटू n। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, और B क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आया। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक रिलेशन पे। तो देखो रिलेशन होता क्या है, तो रिलेशन देखो जब भी हम लोग बात करेंगे रिलेशन की तो दो सेट के बीच की बात करेंगे कि सेट ए और सेट बी में क्या रिलेशन है ना। तो जब भी हम लोग रिलेशन की बात करेंगे तो कम से कम दो सेट तो जरूर होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे रिलेशन इज लेट आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ए टू बी हमने कोई रिलेशन लिया, उसको डिनोट कर रहे हैं आर से। देन ये जो रिलेशन आर होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। यही आपका डेफिनेशन है। वह आप बोलोगे सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि रिलेशन आर है ना, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी रिलेशन आप क्या हो सकता है, आप जरा दिखाओ एग्जाम्पल में। तो देखो हम एक रिलेशन दिखा रहे हैं ए टू बी में। तो पहले ए सेट ले लेते हैं। ए सेट में हमने एलिमेंट लिया ए कॉमा बी, और बी सेट में एलिमेंट ले लेते हैं 2 5 6। मान लो हमने ए सेट ले लिया, बी सेट ले लिया, हमें कुछ रिलेशन दिखाना है। तो आप पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, ठीक है ना। ए क्रॉस बी हमने निकाला तो कितना कितना आएगा, ए कॉमा 2, फिर अगला आएगा बी कॉमा 5, अगला आएगा ए कॉमा 2, ए कॉमा 5 हमने किया ही नहीं, ए कॉमा 5, अगला आएगा ए कॉमा 6, और अगला क्या आएगा बी कॉमा 2, बी कॉमा 5 और बी कॉमा 6। ये आया, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो रिलेशन जो होगा, रिलेशन आर, वो क्या होगा, वो ये जो सेट आया है आपका ए क्रॉस बी का,
इसी का ये पार्ट होगा। मतलब जो भी इसके रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट इसी में से होना चाहिए। या तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट हो सकता है या कुछ एलिमेंट इसमें हो सकता है। जैसे जैसे हमने लिख दिया, इसमें लिख दिया a, 2 और यहाँ पे लिख दिया b, 5। अब आपसे कोई पूछे क्या ये जो रिलेशन है वो रिलेशन a to b है, तो आप क्या करोगे कि रिलेशन में जो एलिमेंट है उसको चेक करोगे कि क्या वो एलिमेंट a क्रॉस b में है या नहीं है। तो आप चेक करो a, 2 इसमें है, b, 5 इसमें है, तो इसका मतलब R एक सेट है, इसका हर एक एलिमेंट a क्रॉस b में है। इसका मतलब ये हुआ कि R जो है वो सबसेट है किसका, a क्रॉस b का। मैंने आपको बताया सबसेट क्या होता है कि R का हर एक एलिमेंट अगर a क्रॉस b में है तो R इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिलेशन होता है वो जिससे पूछे, जैसे a to b रिलेशन पूछा गया है तो आपको a क्रॉस b में जो एलिमेंट होगा उसी का ये पार्ट होना चाहिए। कौन, रिलेशन, तभी वो रिलेशन कहलाएगा। जैसे मैंने कुछ आपको और एग्जांपल दे दूं, जैसे R1 एक रिलेशन हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया a, 2 और b, 7। अब आपसे कोई पूछ दे, है ना, और यहाँ पे ले लिया a, 5। अब आपसे कोई ये पूछ दे क्या ये जो रिलेशन है a to b, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले बोलोगे अगर रिलेशन a to b है तो इसका मतलब a क्रॉस b में जो एलिमेंट आया है उसी का ये पार्ट होना चाहिए। तो आप देखो a, 2 इसमें तो है, यानी ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, b, 7 इसमें है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि b, 7 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है a क्रॉस b को। इसीलिए क्या बोलेंगे कि R1 जो है वो सबसेट नहीं है ना, सबसेट नहीं है किसका, a क्रॉस b का। तो ये जो R1 क्या है, रिलेशन ही नहीं है फ्रॉम a to b। तो उम्मीद अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिलेशन का मतलब क्या है। अगर किसी ने बोल दिया कि a to b रिलेशन है तो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स होना चाहिए वो एलिमेंट a क्रॉस b का ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब अगर मान लो कि ये पूछा जाए कि a to b में कितना नंबर ऑफ रिलेशन बनाया जा सकता है, और ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है। जैसे कोई बोल दे कि ए सेट में इतना एलिमेंट है, बी सेट में इतना एलिमेंट है, तो आप बताओ कि a to b कितना नंबर ऑफ रिलेशन बनाया जा सकता है। तो आप बोलोगे सर रिलेशन बनाना तो बहुत ही आसान है ना, जितना a क्रॉस b का सबसेट होगा उतना नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएगा, सही ना। क्योंकि रिलेशन का मतलब क्या होता है, अगर a to b रिलेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब जो रिलेशन होगा वो a क्रॉस b का ही सबसेट होगा। तो a क्रॉस b में जितना भी एलिमेंट है उसका जितना भी सबसेट बन सकता है उतना ही नंबर ऑफ रिलेशन बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रिलेशन पूछे कि नंबर ऑफ, इसी क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट a क्रॉस b, है ना। a क्रॉस b का जितना नंबर ऑफ सबसेट हो सकता है वही किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या हम लोग ने निकाला था, हम लोग निकाला था 2 के पावर m इंटू n, और m क्या था, सेट a में कितना एलिमेंट है ना। तो सेट a की बात करें कितना एलिमेंट है, 2, सेट b की बात करें कितना एलिमेंट है, 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें कि कितना नंबर ऑफ रिलेशन बन सकता है तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 2 के पावर 6। इतना नंबर ऑफ रिलेशन बनाया जा सकता है फ्रॉम a to b, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सही है ना। तो आप लोग फिर से समझ लो कि रिलेशन अगर a to b है तो जरूर a क्रॉस b में ही एलिमेंट हमें देखना पड़ेगा। रिलेशन जो होना चाहिए उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट a क्रॉस b का ही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, तभी उसको रिलेशन बोलेंगे, सही है। तो a क्रॉस b का जितना सबसेट हो सकता है उतना नंबर ऑफ रिलेशन होगा फ्रॉम a to b। तो ये तो बात रहा रिलेशन फ्रॉम a to b। अब हम लोग बात करेंगे कि सिर्फ ऐसा लिखा रहे रिलेशन ऑन a या रिलेशन ऑन इन a लिखा हो तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, ये जो रिलेशन फ्रॉम a to b है इसको ऐसा भी लिखा जाता है, इस चीज को ऐसा भी लिखा जाता है, रिलेशन इज सच दैट
A to B ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे घबराना नहीं कि रिलेशन सच दैट A to B लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये तो हमने बात किया क्या कि दो सेट है A to B, हमने रिलेशन देखा। अब अगर एक ही सेट हो और उसमें रिलेशन पूछे तो उसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो आगे मैं इसको बताता हूं, तो इसको मिटा दूं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो यहां से कुछ फार्मूला और निकल के आ गया है ना, कुछ जनरल फार्मूला आप पहले से लिख लो। क्या कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से बी में कितना नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा। तो आप बोलोगे 2 के पावर m इंटू एन। यहां पे m क्या है, तो यहां पे जो m है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन सेट ए, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, सही ना। तो ये इसका फार्मूला हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना नंबर ऑफ रिलेशन हो सकता है, 2 के पावर m इंटू एन। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है, n है। जैसे मान लो एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। ए सेट में हमने दे दिया आपको कितना, ये दे दिया 1 2 3 4, और एक बी सेट ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट लेते हैं ए बी सी डी ई कर लेते हैं। अब किसी ने पूछ दिया कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना नंबर ऑफ रिलेशन हो सकता है। तो आप बोलोगे देखिए सर, सेट ए में कितना एलिमेंट है, तो सेट ए में 4 एलिमेंट है। सेट बी में कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 गुने 5, यानी कि 2 के पावर 20 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 के पावर 20 फ्रॉम ए टू बी, सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है, सही ना, चाहे सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर ये तो था कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी की हम लोग बात कर रहे थे, अब एक ही सेट हो उस पर रिलेशन पूछे तो क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तो अब देखो अगला टॉपिक ये है कि अगर रिलेशन सिर्फ एक ही सेट में पूछे तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी पूछा है तो हम लोग ए क्रॉस बी पे ध्यान देंगे, है ना, कि ए क्रॉस बी का ही सबसेट होना चाहिए। अब अगला टॉपिक आ रहा है रिलेशन ऑन ए लिख दे, या फिर ऐसा भी लिखता है रिलेशन इन ए, ठीक है। यहां ए टू बी नहीं बोला, इन ए बोल दिया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप रिलेशन आर देखोगे वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, यानी कि जिस सेट पे रिलेशन पूछ रहा है उसी के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा। जैसे अगर ए टू बी रिलेशन था तो उसको हम क्या देखते थे, जो रिलेशन होता था उसमें जो एलिमेंट होना चाहिए वो ए क्रॉस बी का होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन ए टू बी था। यहाँ पे रिलेशन ऑन ए है, इसका मतलब ए क्रॉस ए का ही सबसेट होना चाहिए रिलेशन। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। जैसे मान लो हमने कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल जैसे मान लो ए सेट ले लिए, इसमें ले लेते हैं एलिमेंट ए कॉमा बी। अब किसी ने बोल दिया कि रिलेशन ऑन ए, तो रिलेशन ऑन ए और उसको हमने आर से डिनोट किया, ठीक है। तो आर सेट में क्या एलिमेंट्स आएगा, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएगा वो एलिमेंट ए क्रॉस ए का होना चाहिए, ए क्रॉस ए का होना चाहिए। जैसे ए कॉमा ए हो सकता है, जैसे मान लो ए क्रॉस ए निकाल लो आप, ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। जैसे ए कॉमा बी है और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ए कॉमा बी से, तो कितना आएगा, ए कॉमा ए आ जाएगा, ए कॉमा ए आ जाएगा, फिर ए कॉमा बी आ जाएगा, फिर ए कॉमा बी आ जाएगा, फिर बी कॉमा ए आ जाएगा, बी कॉमा ए, फिर अगला क्या आएगा, बी कॉमा बी, बी कॉमा बी, ये आ जाएगा, सही है। तो ये रहा ए क्रॉस ए, तो इसी का ये पार्ट होना चाहिए रिलेशन। जैसे हमने लिख दिया ए कॉमा ए और बी कॉमा ए, क्या ये रिलेशन है फ्रॉम ऑन ए, तो बोलेंगे यस,
क्योंकि इन दोनों एलिमेंट इसमें पाया जाता है ना। देखो ए कॉमा ए इसमें भी है, बी कॉमा ए इसमें भी है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब ये हुआ ये जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का ही सबसेट है, तो ये रिलेशन ऑन ए है। तो अगर किसी ने पूछा कि बताओ जी नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट ए पे कितना नंबर ऑफ रिलेशन बनाया जा सकता है, जबकि ए में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे, 2 के पावर m इंटू एन। तो यहाँ पे m की वैल्यू भी 2 हो जाएगा और n की वैल्यू भी 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे a क्रॉस b देखते थे। तो a सेट में m एलिमेंट होता था, b सेट में n एलिमेंट होता था, तो फॉर्मूला बनता था 2 के पावर m इंटू एन। लेकिन यहाँ पे आप a क्रॉस a की बात कर रहे हो, तो अगर a सेट में n एलिमेंट है तो a सेट में भी n ही एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2 के पावर n इंटू एन हो जाएगा, यानी 2 के पावर n स्क्वायर हो जाएगा, 2 के पावर n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो सेट A में कितना एलिमेंट है, तो आप देखो सेट एलिमेंट 2 एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 2 के पावर 2 इंटू 2 यानी कि 2 के पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जनरल फार्मूला बनाया जाए। अगर मैं एक जनरल फार्मूला बनाऊं कि ए सेट में नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें ऐसे कि नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए या फिर इन ए लिख दे, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो 2 के पावर n इंटू एन यानी कि n स्क्वायर बन जाएगा। सही है, क्योंकि ए सेट में भी n एलिमेंट है, बी सेट में भी n एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे इसका फार्मूला आ गया। नंबर यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सेट ए। अगर सेट ए में 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना बन सकता है ऑन ए। जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेट ए में एलिमेंट हम ले लेते हैं कितना, 2 5 6 7 है ना। तो आप देखो ए सेट में कितना एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 4 एलिमेंट है। तो किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ रिलेशन है ना, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम नहीं ऑन ए, रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए में कितना रिलेशन बनाया जा सकता है। तो रिलेशन ए में थोड़ी ना होगा, ए टू ए आप समझना, ऑन ए बोलने का मतलब ए टू ए समझना। इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा 2 के पावर m इंटू एन। तो यहाँ पे m की वैल्यू भी 4 हो जाएगा और n की वैल्यू भी 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे, 4 इंटू 4 यानी कि 2 के पावर 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। सही है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 केसेस इन क्लास 12, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो अच्छा, उसको समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो रिलेशन है, रिलेशन भी एक सेट होता है। तो अगर ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो तो वैसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, हम लोग अगर एम्प्टी रिलेशन की बात करें तो एम्प्टी रिलेशन किसको बोलेंगे। तो देखो, रिलेशन आपको समझ में आ चुका है कि अगर ए टू बी रिलेशन है तो इसका मतलब रिलेशन में जो एलिमेंट्स होगा वो ए क्रॉस बी का होगा। अगर रिलेशन ऑन ए बोल दे या रिलेशन इन ए बोल दे तो आप समझ गए कि रिलेशन में जो एलिमेंट होगा वो ए क्रॉस ए का ही पाया जाएगा। ठीक है ना, इतना कंफर्म है कि रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या बात करने वाले, एम्प्टी रिलेशन की बात करते हैं ना। एम्प्टी रिलेशन का मतलब कि ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। सही है, ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। सही है, जैसे मान लो कुछ हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मान लो ऐसे ले लो, ए सेट में कितना एलिमेंट है, ए सेट में कोई एलिमेंट, पहले तो आप इसका डेफिनेशन लिख लो कि एम्प्टी रिलेशन का मतलब ये हुआ कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो अगर रिलेशन क्या हो जाए, रिलेशन फाई हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, है ना। तो अगर रिलेशन में एक भी एलिमेंट ना हो यानी कि नल सेट आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। सही है ना। अच्छा,
क्योंकि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। अगर आर में एक भी एलिमेंट ना हो तो इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और समझ लो, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलते हैं वो जरा ध्यान से सुनना। अगर रिलेशन जो है पूरा का पूरा ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। अगर रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं आया तो वो एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, और अगर रिलेशन में पूरा का पूरा ए क्रॉस बी का एलिमेंट आ गया तो ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। अब इन दोनों पे हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 केसेस ना क्लास 12th में दिया हुआ है। चलो देखो मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, एक्सरसाइज 1.1 केसेस ना क्लास 12th। देखो इसमें पहला क्वेश्चन ऐसा लिखा है, पहला का पहला, लेट ए इज इक्वल टू एक सेट दिया है 1,9 ध्यान से सुनना, और एक सेट बी दिया है, उसमें एलिमेंट से 5,13, ठीक है। ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया है। अब रिलेशन डिफाइन उसने कर दिया, रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर दिया, एंड है ना, एंड रिलेशन डिफाइन किया है क्या कि ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू बी, सही है। ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, एंड एक चीज और डाला है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से। देखो ए सेट में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, जिसका नाम क्या है 1 और 9 है, यानी 1 और 9 जो एलिमेंट है सेट ए में है। बी सेट में भी 2 एलिमेंट है 5 और 13, ठीक है। अच्छा अब रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया गया है वो सुनना, ए कॉमा बी और इस तरह से ब्रैकेट है, मतलब जो भी एलिमेंट होगा वो किस में होगा, ऑर्डर पेयर में होगा। अच्छा ये जो रिलेशन इस तरह से लिखा है इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सभी एलिमेंट को दिखाया नहीं गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में दिखा दें तो हम लोग समझ पाएंगे कि रिलेशन में जो एलिमेंट आ रहा है वो एलिमेंट ए क्रॉस बी का है या नहीं है, सही है ना। यहाँ देखो रिलेशन दिया है ए कॉमा बी, इसका मतलब ये लिखा भी हुआ है कि जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो सेट ए का होना चाहिए और बी जो होना चाहिए वो एलिमेंट ऑफ बी का होना चाहिए, यानी पहला एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ हम लोग रिलेशन देखेंगे ए टू बी में, इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट आना चाहिए वो ए क्रॉस बी में होना चाहिए, सही है। और क्या बोला गया कि ए माइनस बी, और ए और बी आपको ऑर्डर पेयर इस तरह से लेना है कि ए माइनस बी करने पर वो नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, यानी कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए, सही है ना। तो आप देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाना शुरू करोगे, सही है ना। तो आप देखो यहाँ पे ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, तो ऑर्डर पेयर कैसे बन सकता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है देखना है, तो हम लोग ए क्रॉस बी हम लोग करेंगे, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या क्या ऑर्डर पेयर आ सकता है, तो 1,5 आ सकता है, 1,13 आएगा, 9,5 आएगा और 9,13 आएगा, सही ना। तो एक बार आप इसको रफ में लिख लो, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे रफ में एक बार ए क्रॉस बी को लिख के दिखा देता हूँ, क्या क्या आएगा, 1,5 अगला आएगा 1,13 अगला आएगा 9,5 अगला आएगा 9,13 आएगा। तो ए क्रॉस बी में ये 4 एलिमेंट आएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अच्छा यहाँ पे सो दैट करना है, इस क्वेश्चन को मैं पूरा कंप्लीट लिख दूं, है ना। क्वेश्चन कंप्लीट ये है कि ये तो दे दिया इस तरह से, फिर बोला है सो दैट आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन में जो एलिमेंट आना चाहिए वो एलिमेंट पूरा का पूरा ए क्रॉस बी होना चाहिए।
अगर पूरा का पूरा ए क्रॉस बी का एलिमेंट इसके अंदर आ गया तो हम लोग बोल देंगे ये यूनिवर्सल रिलेशन है, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब यही है कि रिलेशन जो होना चाहिए पूरा का पूरा ए क्रॉस बी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, तो ए टू बी अगर रिलेशन देखना है तो ए क्रॉस बी की हम लोग बात करेंगे, तो आप ये समझ लो कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएगा वो यही एलिमेंट आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो इसमें कौन कौन ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब a माइनस बी करने पर डिविजिबल होना चाहिए 4 से, तो a किसको बोलेंगे, पहले वाले एलिमेंट को, और b किसके बोलेंगे, दूसरे वाले एलिमेंट को, क्योंकि उसी ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। तो बोलो 1 माइनस 5 करेंगे, तो 1 माइनस 5 करेंगे तो आएगा -4। अब -4 जो है 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर इसमें आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन में हम लोग लिखेंगे रिलेशन में क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पे आप पहले लिख के दिखा दो कि 1 माइनस 4 करने पे -4 आ रहा है, जो कि डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4 है ना, जो डिविजिबल बाय 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 1,5 जो है वो ऑर्डर पेयर इसमें आ सकता है। अच्छा 1,13 का चेक करते हैं, तो 1,13 यानी 1 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा, -12 आएगा। ये भी क्या है, डिविजिबल है, ये भी क्या है, डिविजिबल है किससे, 4 से, क्योंकि उसने ये बोला है आपको इस तरह से ऑर्डर पेयर लेना है ताकि a माइनस बी करने पर डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो हमने ये चेक किया, सभी ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं कौन कौन सा ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ सकता है। तो देखो 1,5 डिविजिबल है 4 से, कोई दिक्कत नहीं है। 1,13 ये भी डिविजिबल है 4 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले को चेक करते हैं, 9, 5 को चेक करते हैं, तो 9 माइनस 5 कितना आएगा, -4, ये भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4, ये भी 4 से डिविजिबल है। अब अगला चेक करते हैं 9 माइनस 13, तो ये भी कितना आएगा, -4, ये भी डिविजिबल है 4 से। इसका मतलब ये हुआ कि सभी ऑर्डर पेयर जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर ये सभी एलिमेंट आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि रिलेशन के अंदर, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 1,5, फिर अगला आएगा 1,13, फिर अगला आएगा 9,5, फिर अगला आएगा 9,13, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है a क्रॉस b के बराबर है, इसलिए हम बोलेंगे सो R इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, इसलिए R क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है, और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। देखो मैं आपको फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, और एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो रिलेशन को आप जरा ध्यान से देख लो। रिलेशन में ये बोला गया है कि आपको इसके अंदर जो एलिमेंट रखना है इस तरह के ऑर्डर पेयर में रखना है। पहला जो एलिमेंट होना चाहिए वो सेट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए, और a माइनस बी करने पर वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो हमने क्या समझा कि अच्छा रिलेशन अगर a टू बी बोला गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट होगा उसी का ये पार्ट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि a क्रॉस बी में तो ये 4 एलिमेंट हो सकता है, तो कौन कौन सा ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसमें ये कंडीशन लगाने पर डिविजिबल बाय 4 हो रहा है। तो हमने पहले वाले ऑर्डर पेयर को चेक किया कि 1 और 5 को हमने चेक किया, तो 1 माइनस 5 हमने किया तो वो भी डिविजिबल आया 4 से, और ऐसा सभी ऑर्डर पेयर को चेक किए और सभी डिविजिबल आया 4 से। इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर a क्रॉस b का सभी एलिमेंट आ जाएगा, और अगर रिलेशन a क्रॉस b के बराबर है तो ये रिलेशन कैसा कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, सही ना। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला का सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, लेट ए एंड बी, इसमें भी दो सेट दिया है। सेट ए दे दिया है कितना, 1,5 और एक सेट बी दिया हुआ है, बी सेट दिया है 3,7, ठीक है, और एंड रिलेशन दिया हुआ है, एंड रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है
किस तरह से वो देखो ध्यान से, a, b such that a belongs to a, b belongs to b, set b, and a minus b is multiple of 4, ठीक है ना, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, so that R is an empty relation, यानी कि ये रिलेशन बिल्कुल खाली होगा फ्रॉम A to B। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया, एक A सेट दिया हुआ है, B सेट भी दिया हुआ है, और रिलेशन को डिफाइन कर दिया है कि रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होगा वो इस तरह के ऑर्डर पेयर में होगा जिसमें पहला एलिमेंट सेट A का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट B का होना चाहिए, और A माइनस बी करने पर मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 4 का क्या मतलब है, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है 4 इंटू 1 करेंगे तो 4, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12, यानी कि 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ये सभी क्या कहलाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 कहलाएगा। क्या 2 मल्टीपल ऑफ 4 कहलाएगा, नहीं, 2 मल्टीपल ऑफ 4 थोड़ी ना है, 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 4 से ज़्यादा ही होगा, 4 से कम तो हो नहीं सकता, तो 4 कहलाएगा, 8, 12, 16, है ना, इस तरह से जो नंबर आएगा उसको मल्टीपल ऑफ 4 बोलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि रिलेशन में आपको वही ऑर्डर पेयर रखना है कि A माइनस बी करने पर मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, रिलेशन में ढूंढना शुरू करो, सही ना, कि अगर हम लोग ऑर्डर पेयर लेते हैं 1 और 3 का, क्योंकि पहला एलिमेंट A का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट B का होना चाहिए, तो 1, 3 अगर ऑर्डर पेयर लेते हैं तो 1 माइनस 3 करने पर -2 आएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है ही नहीं, सही ना। तो आप यहाँ पर चेक कर लो, 1, 3 अगर ऑर्डर पेयर चेक किया जाए, है ना, तो 1 माइनस 3 करने पर क्या आएगा, -2, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये 4 का मल्टीपल है ही नहीं। जैसे अगर 1, 7 को चेक करें, 1, 7, तो 1, 7 को चेक करें तो 1 माइनस 7 कितना आ जाएगा, -6, ये भी नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि -6 भी जो 4 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा 5, 3 लेते हैं, तो 5, 3 करेंगे तो 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ये भी नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। अगर हम लोग 5, 7 करते हैं, 5, 7 करते हैं, तो 5, 7 करेंगे तो 5 माइनस 7 कितना आएगा, -2, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हमें कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं मिला, तो हम लोग बोलेंगे R इज इक्वल टू 5। जब एक भी एलिमेंट ना मिले तो क्या बोलेंगे, 5। सो रिलेशन R इज एन एम्प्टी रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन, यानी कि खाली रिलेशन है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने आज के वीडियो में आपको जितना भी रिलेशन से रिलेटेड बेसिक चीज़ें था वो सभी आपको समझाया है। तो आपने अगर पूरा वीडियोस देखा होगा तो आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, सही ना। और अगर मान लो कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा उसको रिपीट करके देखो, हो सकता है वो समझ में आ जाए। उससे भी समझ में नहीं आए तो आप कुछ एग्जाम्पल्स बनाओ, क्वेश्चंस करेंगे, उसको आप ध्यान से देखना, तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चंस पे बात करेंगे और कुछ और थ्योरीज लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।